बोले मान लीजिए इनका कहना है कि 30,000 सैलरी है, हम्म। आप अगर 20,000 कमा रहे हैं तो 10,000 ही हम आपको देंगे। ये कहना भी इनका जायज है, हम्म। मान लेते हैं हम्म। कि 30,000 सैलरी है, 20,000 कमा रहा हूँ, तो जो डिफरेंस अमाउंट है 10,000 इनको देना है, तो 10,000 अमाउंट देंगे ये। नहीं, कोई जजमेंट लाए हैं क्या बैक पेजेस पर? कोई जजमेंट बताइए। नहीं, ये इनका खुद का एडमिशन है। नहीं नहीं, ठीक हाँ है ना, उनका हाँ जजमेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट हाँ बताइए ना कि। नहीं, वो जजमेंट नहीं, इसमें तो कैलकुलेशन गलत है, उतने ही पॉइंट पे आया है। कैलकुलेशन का मिस्टेक खाली उतने पॉइंट पे हमारे हैं। हम ये मान रहे हैं कि इनकी वाइफ हाँ नहीं तो इनकी वाइफ के इनकम को इनकम में मत जोड़िए, ऐड हाँ मत करिए। हाँ वो तो हाँ। हो ये सकता कह है रहे हैं कि वाइफ को अगर दे भी दिए होंगे तो पैसा वापस थोड़ी आता है वाइफ से। और उसके आता है इनकम क्या? टैक्स रिकॉर्ड भी पेश कर नहीं, ऐसा दें, कोई सिवा इंस्टांस है तो सेविंग बताइए इनकम। कि दिया हुआ पैसा आ जाता है वापस। नहीं, इसमें इतना ही है लॉर्डशिप, बेसिकली यही है ना? फैक्चुअली ये है हाँ तो कि देखिए चूंकि ना इनकी अगर। वाइफ ही उस कंपनी में पार्टनर थी जिसमें हम्म। ये खुद बता रहे कि मैं एम्प्लॉयड था हम्म। MSRS होम्स में, हाँ। और वो जो 8,80,000 रुपए का जो अमाउंट आया है और 33 लाख का जो फ्लैट खरीदा है, तो उसका ये कुछ भी रिकॉर्ड नहीं दे पाया कि वाइफ ने कमाया कैसे उस पैसे को, तो इसलिए हमने उसको ऐड किया वो उसमें। कोर्ट के रिकॉर्ड में पेश किए हैं, इनकम टैक्स रिकॉर्ड, ही वाज एन इनकम टैक्स पेई। हम्म। उन्होंने कभी मांगा नहीं तो हमने नहीं दिया वाइफ के बारे में। दे नेवर डिमांडेड, उसके नोटिस में कोर्ट के सामने हमने पेश कर दिया है। मतलब मेसर्स RS होम्स को कमाई कहाँ से हो रही थी, क्या काम कर रही थी वो कंपनी, ये अरे उतना दूर क्यों जा रहे हैं भाई? जा आपको रहे हैं। देना है नहीं देना अब है, मैं वाइफ क्या करती है, कैसा हाँ बिजनेस है, कैसे पैसा कमा रही है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कैलकुलेशन गलत है, वाइफ को ऐड कर करके, अगर वाइफ को एक्सक्लूड करके अगर इनका कुछ निकलता है तो दीजिए Lordship, लगा। during the service period, the petitioner was terminated from the service. Thereafter, a writ petition was filed, Lordship. An order was passed by the Honorable Single Bench. That has been placed on record. And writ appeal was filed, preferred by the writ petition, by the state government against the order of the Single Bench. That has also, order of the Single Bench was maintained by the writ court. Ultimately, the case went up to Supreme Court. Supreme Court has maintained the order of the Honorable Single Bench. That has नहीं been तो placed क्या, on व्हाट record. रिलीफ यू हैव क्लेम? Now, the question is, Lordship, the during the service period, during the petitioner was in termination period, Lordship, the state government took into account that what were the income of the petitioner during the service period. जितना देना चाहिए था कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट, सर्विस पीरियड टर्मिनेशन पीरियड में जितना इनकम हो रहा था, मान लीजिए सर्विस सैलरी है इनकी 30,000 रुपये, उदाहरण स्वरूप मान लीजिए सैलरी है 30,000 रुपये पर मंथ, और व्हेन ही वाज नॉट इन सर्विस टर्मिनेशन में वो 15,000 कमा रहे थे, तो डिफरेंस अमाउंट को इनको पेमेंट करना है। ये इनका स्टेट गवर्नमेंट का था। स्टेट गवर्नमेंट ने हमको एक नोटिस जारी किया लॉर्ड से, आप अपने डिटेल्स दीजिए, व्हाट वाज द इनकम, वी सप्लाइड माई इनकम डिटेल्स। उसको कोर्ट उसमें वाइफ के बारे में, वाइफ के इनकम के बारे में मांगे नहीं थे, हमने वाइफ के बारे में इनकम के बारे में नहीं दिए। बाद में जब सर्विस साल में एक बार जब भरते हैं, डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली, फैमिली इंक्लूड्स वाइफ। इन्होंने क्या किया लॉर्डशिप, व्हाट ऑर्डर हैज बीन पास्ड अगेंस्ट यू? दिस वन P1। P1 लॉर्डशिप, क्या है कि जो मैं टर्मिनेशन पीरियड में जो इनकम हो रहा था मेरा पर्सनल इनकम, नौकरी से चले गए तो कुछ तो जीविका के लिए मैं अर्न करूंगा, कमाऊंगा। मान लीजिए मैं 15,000 कमा रहा हूँ जीविका के लिए, सैलरी मेरी थी 30,000, तो इनको 15,000 का डिफरेंस मेरे को पेमेंट करना रहेगा, इंक्लूड फॉर द एंटायर टर्मिनेशन पीरियड का। तो मेरे को नोटिस दिया गया कि आप कितना इनकम कर रहे थे जब सर्विस में नहीं थे, वो बताइए। वो एक लिस्ट दिए है, मैंने उसकी कॉपी में मैंने लगा दिया है लॉर्डशिप, उसकी कॉपी माय लॉर्ड में काइंडली हैव ए लुक ऑन दी लेटर डेटेड 7/1/2014। रुकिए प्रधान जी, मैं आपको पहले रिलीफ देखता हूँ क्योंकि जी अभी तक मैं कुछ नहीं समझ पाया। जी जी जी। Release the unpaid salary and other monetary benefits including increments हाँ during termination period हाँ 8 through 13 with interest। जी हम्म। हाँ, उतना पे तो आप ये जो टर्मिनेशन जो आपका पीरियड था उसमें तो आपका कोई वर्क हुआ नहीं होगा। नहीं, हाँ इसीलिए उन्होंने एक नोटिस दिए हैं, देख लेंगे P12 लॉर्ड से, पी P12 पेज नंबर बताइए। पेज नंबर 53 लॉर्ड से। 53। इन्होंने कहा Your termination order was set aside by the single bench as well as by the division bench डिवीजन एंड सुप्रीम कोर्ट and the ऑल्सो Supreme Court also। लॉर्ड से। एंड Thereafter इन्होंने कहा कि आप एज पर दी फंडामेंटल रूल लॉर्ड से, जो सर्विस पीरियड में नहीं रहते हैं तो आउट ऑफ सर्विस में जितना कमाते हैं, हाँ मान लीजिए सैलरी पाते हैं 30,000 रुपये, 54 हाँ लगेगा। 50 दैट इज, FR 54 हाँ हाँ लगेगा। बस उसी हिसाब से उन्होंने नोटिस दिया, तो हमने उसी हिसाब से जो हाँ डिटेल मांगे। 53 का नोटिस है ना। हाँ जी जी। हम्म। हमने बैंक अकाउंट सब डिटेल दे दिए। आपका इंटायर क्लेम था क्या? इंटायर
सैलरी दिया जाए। हाँ, उसमें एंटायर सैलरी जो उस पीरियड में जब काम कर रहे थे उस पीरियड का दिया जाए। हम्म। और इसमें जो हमको जो रिवर्ट बैक कर दी है, रिवर्ट बैक कर दिया हमको, बाद में प्रमोशन मिल गया हमको, हम्म। क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट का मामला था, प्रमोशन दे दिए गए थे उस कास्ट में, बट आई वर्क इन द प्रमोशनल पोस्ट। तो जो प्रमोशनल पोस्ट से जो बाद में रिवर्ट बैक कर दिए गए तो उस डिफरेंस अमाउंट जिस दिन रिवर्ट बैक की उस पीरियड का जो 82,000 उसको भी हम हमसे ले रहे, ऑल्दो आई हैव वर्क फॉर दैट, दैट इज माय क्लेम कि 82,000 ऑलरेडी इन द रिकवरी वाला पार्ट तो ठीक है, उसको हाँ तो मैं कन्विंस हूँ उसमें। 82,000 रिकवरी गलत है। हाँ रिकवरी वाला पार्ट ठीक है जी आपका, हाँ क्योंकि आपने जिस पोस्ट में आप गए थे वहां तो काम किया काम की आपने, बस उतना का है। तो ठीक है। और एक चीज है लॉर्ड, उसको वो भी तो मैं मैं, बताऊं मेरे माइंड में है कि जी। उसको सेटिस्फाइड होना हाँ, चाहिए। और जो वाइफ का ठीक है। इंक्लूड कर लिए हैं, हैं? वाइफ का इनकम को इंक्लूड कर दिए हैं, उन्होंने अपना उसके इनकम टैक्स में कॉपी लगा दिया है। वाइफ का इनकम तो हस्बैंड का ही इनकम होता है। नहीं नहीं, वो ऐसे में तो वाइफ कुछ गलत करेंगे तो वाइफ हस्बैंड को सजा हो जाएगी। नहीं, सजा तो हो जा तो नहीं, नहीं इसमें होती नहीं है। है। वाइफ इज हैविंग ए सेपरेट इनकम, मैंने जो इनकम किया है उसका, वाइफ तो नौकरी कर रही है मान लीजिए। वो तो मा- हस्बैंड के नाम पे ही चलता है सर। जी वो तो हस्बैंड के नाम पे ही चलता है। नहीं, वाइफ मान लो वाइफ है असिस्टेंट प्रोफेसर, उदाहरण से बता रहा हाँ। हूँ, हस्बैंड है इंजीनियर, हाँ, गवर्नमेंट आपको शो इंजीनियर। करना पड़ेगा ना, क्या चीज? ये वाइफ का सेपरेट इनकम है और हाँ, उसको हमने सोर्स यहाँ ये लगाया है है, इसका। हमने उनको लगाया है यहाँ पे। सोर्स सिर्फ तो इनकम अकाउंट टैक्स, नंबर देने से नहीं होगा। इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स लगाए हैं हाई कोर्ट में, इनकम टैक्स रिकॉर्ड लगाए हैं हमने। वहां मांगे भी नहीं थे, हमारे बारे में डिटेल मांगे थे, हमने लगा दिया। तो इसलिए मैंने नोटिस की कॉपी लगाया कि हमारे इनकम के बारे में मांगे, जो इनकम मांगे थे हमने दे दिया। अब बाद में प्रॉपर्टी डिटेल्स ऑफ दी फैमिली के वाले मांगे थे हमने, वाइफ का जमीन था उसको दे दिए। तो उसको आप बता रहे हैं कि आपका वाइफ का जो प्रॉपर्टी है जो 10 लाख में खरीदी थी, आज का वैल्यूएशन 33 लाख है, तो हम 33 लाख मानेंगे बोल रहे हैं। तो हमने अभी कोर्ट में इसलिए लगा दिया इनकम टैक्स प्रॉपर्टी डिटेल्स कि ये इनकम प्रॉपर्टी खुद इनका, पर्सनल एंटरप्रेन्योर, उनका खुद का इनकम है, तो उसको हमारे साथ इंक्लूड ना किया जाए बोल के। नहीं, आपका तो क्लेम ये है ना जी कि आप उस पीरियड का सैलरी चाहते हैं। हाँ ठीक है। हाँ और जो रिकवरी का ऑर्डर है हाँ उसका सेटिस्फाइड आप चाहते हाँ, हैं दो कि उसको चीज प्लेसमेंट कर दो, ही जी, चीज ना है। दो चीज। तो ये जो बैक वेजेस जो आप मांग रहे हैं, हम्म, है ना, उस पीरियड का, ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन यू आर टर्मिनेटेड, टर्मिनेट का। तो उसके लिए इतना सब जानकारी चाह रहा है। हाँ, कि उस पीरियड में जो काम किए हैं उसको हाँ। एडजस्ट करेंगे बोल हाँ, के। ये तो एंटी करप्शन ब्यूरो टाइप के चल रहा है, जी एसीबी चल रहा है हाँ कि आपका कौन है, क्या है, क्या हाँ है। क्यों भाई बताइए, हाँ ऐसा क्या है? हाँ आप या तो नहीं बताइए कि एफआर में नहीं आते, ऐसे नहीं आते, एफआर 54 में इस क्लॉज में नहीं आते आप, हम्म, और इसलिए नहीं देंगे उस पीरियड का जी बैक वेजेस जो है। नहीं, ये उनका भी मामला नहीं है, हाँ। ये तो इनका कहना है। हाँ। ये अपने रिप्लाई, अपना ऑर्डर जो पास किया इसमें बोल रहे हैं हम्म। कि आपका जो आते हैं 154 में, आते तो हैं 54 में, लेकिन आपका जो इनकम है, आपके वाइफ का भी इनकम को हम जोड़ेंगे बोलते हैं, अरे उन्होंने भी जोड़ेंगे घटाएंगे तो तब बोलेंगे ना, जब हाँ आपका इंटाइटलमेंट वो नहीं मानेंगे। हाँ वो अगर ऐसा मानते हैं हाँ कि हाँ ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन यू आर टर्मिनेटेड यू आर इन ये- गेनफुल एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड, हाँ तब वो सब चीज का बात आएगा हाँ ना। हाँ, अगर वाइफ का कोई इनकम है तो है, उससे कोई फर्क नहीं फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ने वाला। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा ना कि ये गेनफुल नहीं एम्प्लॉयमेंट में ये थे तो और इनको जी इनकम हो रहा था, हाँ इसलिए एफआर 54 में इनको कोई बैक वेजेस देने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो इनका एडजस्ट क्लेम करना जो पड़ेगा। है। इसमें ये है लॉर्डशिप की इनकी जो सैलरी उस ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 4 इयर्स हम्म। बन रही थी 4,88,500 रुपए। हम्म। ये एम्प्लॉयड थे वन मेसर्स आरएस होम्स में, हम्म। एक कंपनी के अंदर एम्प्लॉयड थे ये। हम्म। और उस ड्यूरिंग दैट एम्प्लॉयमेंट इसमें उस अपने ही एम्प्लॉयर से, जिसमें इनकी वाइफ पार्टनर थी, उससे 8,80,000 रुपए अनसिक्योर्ड लोन लिया, जिसकी कोई अग्रीमेंट नहीं है, कोई लौटाने की डेट नहीं है, कोई लेने की डेट नहीं, कुछ भी नहीं। सो दैट इज So वाई ये what you want to say that जी he is having sufficient amount जी and he was earning at that point of time, therefore जी he is not entitled. जी जी यही तो आप बोलना जी चाहते हैं ना। हाँ, ये इनका कहना है। हाँ, इनका कहना है। हाँ, उसका आंसर ये है हाँ। लॉर्डशिप हाँ। कि जितना सैलरी था मेरा हाँ। उसको एडजस्ट करेंगे बोले। मान लीजिए इनका कहना है कि 30,000 सैलरी है, हम्म। आप अगर 20,000 कमा रहे हैं तो 10,000 ही हम आपको देंगे, ये कहना भी इनका जायज है। मान लेते हैं हम्म। कि 30,000 सैलरी है, 20,000 कमा रहा हूँ, तो जो डिफरेंस अमाउंट है 10,000 इनको देना है, तो 10,000 अमाउंट देंगे ये। नहीं, कोई जजमेंट लाए हैं क्या बैक वेजेस पर? कोई जजमेंट बताइए। नहीं, ये इनका खुद का एडमिशन है। नहीं नहीं, हाँ ठीक है ना, उनका हाँ जजमेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट हाँ बताइए ना नहीं, वो कि। जजमेंट नहीं, इसमें तो कैलकुलेशन गलत है, उतने ही पॉइंट पे आया है, कैलकुलेशन का मिस्टेक खाली उतने पॉइंट पे हमारे हैं, तो जो इनकम है उसी पॉइंट को तो हम एडमिट कर रहे हैं। देखेंगे इसको, इस चीज को देख लेंगे। इनकम को आप एडमिट करते हैं। हाँ, हमारी वाइफ का जो इंक्लूड कर लिया उतना को मान लेंगे तो भी हो जाएगा हमारा काम। देखिए भाई बताइए। उतने हाँ डिस्प्यूट है हाँ कि हम ये मान रहे हैं कि इनकी वाइफ हाँ नहीं तो इनकी वाइफ के इनकम को इनकम में, इनके में मत जोड़िए, ऐड हाँ मत करिए। हाँ वो तो हाँ, हो उसमें सकता क्या है है कि वाइफ को अगर दे भी दिए होंगे तो पैसा वापस थोड़ी आता है वाइफ से। तो उसको आता है इनकम क्या? टैक्स रिकॉर्ड भी पेश कर ऐसा दिए, कोई सिवा इंस्टांस सेविंग है तो एंड बताइए कि दिया हुआ पैसा आ जाता है वापस। नहीं, इसमें इतना ही है लॉर्डशिप, बेसिकली यही है ना। एक्चुअली ये है हाँ तो कि देखिए चूंकि ना इनकी अगर। वाइफ ही उस कंपनी में पार्टनर थी जिसमें ये खुद बता रहे कि मैं एम्प्लॉयड था हम्म। एमएसआरएस होम्स में, हाँ। और वो जो 8,80,000 रुपए का जो अमाउंट आया और 33 लाख का जो फ्लैट खरीदा है, उसका ये कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था कि वाइफ ने कमाया कैसे उस पैसे को, तो इसलिए हमने उसको ऐड किया वो उसको। कोर्ट के रिकॉर्ड में पेश किए हैं, इनकम टैक्स रिकॉर्ड, ही वाज एन इनकम टैक्स पेई, क्योंकि उन्होंने कभी मांगा नहीं तो हमने नहीं दिया वाइफ के बारे में, दे नेवर डिमांडेड, उसके नोटिस में कोर्ट के सामने हमने पेश कर दिया है।
मतलब मेसर्स आरएस होम्स को कमाई कहाँ से हो रही थी, क्या काम कर रही थी वो कंपनी, ये अरे उतना दूर क्यों जा रहे हैं भाई? जा आपको रहे देना है नहीं देना अब है, मैं वाइफ क्या करती है, कैसा हाँ बिजनेस है, कैसे पैसा कमा रही है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कैलकुलेशन गलत है, वाइफ को ऐड कर करके, अगर वाइफ को एक्सक्लूड करके अगर इनका कुछ निकलता है तो दीजिए, जी खत्म हाँ करिए। ये इनका भी केस आई एम सबमिटिंग की यही होगा कि 4,88,500 ही एडमिट कर रहे हैं। वो मैं एडमिट हाँ कर। अभी हाँ। पिटिशनर भी आए हैं वो अभी डिस्प्यूट नहीं करना चाहेंगे जितना मिल जाए वाइफ का हटा के वो ले हम्म, लें और मेरा जो इन्होंने कैलकुलेट किया उसको मैं मान भी लेता हूँ एक हम्म। मिनट के लिए क्योंकि वो लोन जो लिए थे वो डॉक्यूमेंट्री है नहीं लेकिन सैलरी का सर्टिफिकेट है लेकिन लोन का नहीं इसलिए जो दिए हैं उतना को हम कर लेते हैं लेकिन वाइफ का इंक्लूड ना करा जाए वाइफ का इनकम टैक्स रिकॉर्ड है 10 लाख में प्रॉपर्टी खरीदी थी उन्होंने एक फ्लैट दैट वुड बी अ फेयर ठीक है, सबमिशन। इन्हीं के पैसे से लिया था और नाम तो उसका आ गया है ना। नहीं उनका भी काम मैं तो वहां मुलाजिम था अरे ऐसे ही होता है प्रधान साहब, आप भी जानते हैं। तो नौकरी चली गई तो कहीं तो काम करेंगे इनकी अच्छा सैलरी एक और बेसिकली पायलट एक 22 लाख और एक जेन्युइन है मैं प्रमोशनल पोस्ट में काम कर चुका हूँ वो 82 नहीं हजार वो तो मैं नहीं मान रहा हूँ, उसको तो मैं समझ रहा जी हूँ। मैं उसको बस काम जब जैसे भी प्रमोशन मिला था, मिल तो गया था, जी जी और अगर उनको मिल गया था जी और फिर बाद में तो कर ही दीजिए हैज, वापस। उसको ना उतना ही तो वो तो रिकवरी वाला पार्ट तो ठीक है उनका। अब इस पार्ट वाला में देख लीजिए, बताइए। ये भी तो उतना ही नहीं समझ रहे ठीक हैं है, वो बहुत फेयर सबमिशन है कि ये लोन को भी मान रहे हैं, 8 लाख का लोन हाँ है और 4,88,000 की इनकी सैलरी है, हाँ ये मान रहे हैं। और वाइफ को हटा दें और बाकी हटा देंगे तो 22 लाख तो टोटल सैलरी 10 लाख के आसपास इनका बनेगा। वाइफ का हटा देंगे ये रेट इतना हो जाए वाइफ का हटा दें और जो प्रमोशनल पोस्ट में काम किया उसको पेमेंट में कर दें वाइफ का 33 लाख जोड़ दिए उतना को हटा दें ये अर्जी दायर कर दिए हैं 46,676 पाई गई है जबकि वाइफ का इंक्लूड कर दिए वाइफ का हटा देंगे 33 लाख का एस्टिमेट किए वाइफ का रिलीफ को क्लियर कट लिखे नहीं आप। जी मैं 2 बार पढ़ा, एकदम घुमा घुमा के लिख दिए हैं। रिकवरी का अलग से मांगना चाहिए था ना आपको। रिकवरी का मांग हाँ, अलग से नहीं लिखे है, बताइए हाँ ना। उसी में प्रेयर में मैं पूरा बिल्कुल एकदम। ये अलग से मांगे हैं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि पिटिशनर आपको कम फीस दिया था? नहीं नहीं तो रिलीफ तो ठीक लिखते हैं। देखिए ना, दिस ऑनरेबल कोर्ट में प्लीज टू इशू एप्रोप्रिएट रीट, ये वो अनेक्चर क्वेश्चन ऑफ सेट असाइड एंड इनपुट ऑर्डर हो गया। रिलीज अनपेड सैलरी अदर मॉनेटरी बेनिफिट इंक्लूडिंग इंक्रीमेंट ड्यूरिंग इतने इतना, और वो वाला है ही नहीं आपका। इसी में एडजस्ट किया ना P2 में ही ऑर्डर है उसका अरे ऑर्डर तो है, पर आप स्पेसिफिक लिखते ना। हाँ P2 में मांगा है, इसलिए उसको चैलेंज कर दिए थे दैट वाज इंक्लूडेड इन दैट और पेज नंबर 27 में वाई का 33 लाख जोड़ दिए उसी को उसका इनकम टैक्स रिकॉर्ड दे दिए Challenge in this petition is the impugn order dated 5/7/2021 and except P1 by which the application filed by the petitioner for grant of service benefits during the period when he was terminated from service from कब से कब? आप पहले वो 22/11/2008 से 5/11/2013। हाँ 22/11/2008 22/11/2008 to टू 5/11/2013 2013 5/11/2013 has been rejected by the respondent number 2 and it has passed an order for recovery of an amount to the tune of rupees 82,518, directing that the petitioner has been wrongly promoted to the post of असिस्टेंट इंजीनियर sub engineer से असिस्टेंट इंजीनियर assistant engineer from the post of sub engineer from the period 9/10/2003 to 21/11/2008. The submission of the law and counsel for the petitioner is that so far as recovery of amount of rupees 82,518 is concerned, the petitioner has worked as assistant engineer and he has received the salary of assistant engineer on the basis of his work rendered as an assistant engineer, and as such, even if and the petitioner has not made any misrepresentation while holding the said post, as such the amount of recovery is liable to be questioned. Further, learned counsel for the petitioner submits that since his termination has been set aside by the honorable single bench of this court in WPS number 3094 of 2008, ये है क्या? 2009
हाँ पेज नंबर 36 एनेक्सर P5 नंबर बताइए ना, पेज नंबर 36 P5 तो छोटा सा सिनॉप्सिस बना लेते तो नहीं बनता। लॉर्डशिप कहाँ से देखना बताइए, पेज नंबर 40 में कंप्लीट WPS नंबर 309 309 of 2009 पेज नंबर 30 309 of 2009 2009 ऑर्डर डेटेड by the order dated 24 जून 2013 24/6/2013 that has been confirmed by the division bench of this court in रीट अपील नंबर WA number 542 of 2013 542/2013 542 of 2013 on 7/1 except and consequent upon the Supreme Court maintained the order. petitioner has and the and against that an SLP was filed before the Honorable Supreme Court by the the state state government. PRS 1 number 2 by the state government. by the state government, which has came Dismissed. to be dismissed by the order dated Order 11/8/2014 11/8/2014. 14 As such, his termination, he has been reverted back to his service. He is claiming that during the period when he has been terminated in an illegal and arbitrary manner, he is required to be paid the back wages of the period when he has been wrongly terminated. As such, the petition may be allowed and the authorities may be granted. हाँ नहीं, पहले लिख दीजिएगा. The respondents have illegally added the income of the wife of the petitioner, stating that since the petitioner was in lawful gain, as such, he is not required to be paid back wages under Fundamental Rules 54A. Whereas the income of the wife is not required to be added, and therefore he is required to be paid the back wages during the period when he was terminated. On the other hand, land counsel for the respondent submits that the impugn order has rightly been passed by the authorities. The petitioner has not worked during the period when he was terminated. As such, he is not entitled to get any amount for the period when he has not worked, and the principle of no work, no pay will govern. As such, he is not entitled to get any back wages. The income whatsoever has been found against the petitioner, including the income of the wife, has rightly been considered by the authorities, which does not call for any interference. So far as the recovery part is concerned, since the petitioner has been wrongly promoted to the post of assistant engineer, as such, the recovery order is also in accordance with law. The petition is since married and it is liable to be dismissed. I have heard and counsel for the parties and perused the record. After perusal of the record, it is not in dispute that the petitioner was promoted to the post of assistant engineer from sub-engineer, and he has worked in the said capacity from the period 9/10/2003 to 21/11/2008. On the basis of his work rendered as assistant engineer, he has been paid his salaries, etc., and salary and other service benefit. However, subsequently, when his promotion was found to be not in accordance with law, the order of recovery by the impugn order has been passed. टर्मिनेशन आपका डी के बाद हुआ था? नहीं, तो कास्ट स्क्रूटनी कमेटी का अच्छा, किया है, उसी के आधार पे yes. Land counsel for the petitioner, since the petitioner has been terminated on the basis of report of caste scrutiny committee, in which no allegations were made except doubt regarding his caste, which has been set aside by the single judge as well as the division bench of this honorable court. The said order has further been confirmed by the honorable Supreme Court. As such, prima facie it seems that the order of termination was prima facie, it is confirmed. It is confirmed that the termination order was not in accordance with law, and it has rightly been set aside by the honorable till the apex court. From the aforesaid orders, it seems that it was not the petitioner who was found guilty of not working to his post, but it is due to the orders passed by the caste scrutiny committee, which precluded the petitioner to work, and as such,
it is a case in which the invocation of Rule 54A of the fundamental rules is required to be invoked. The respondent authorities may find whether the petitioner was in lawful gain during the period when he was terminated and what amount he has gained from that service. From the perusal of the record and from the perusal of the pleadings as well as the arguments advanced by the learned counsel for the petitioner, it seems that so far as amount up to rupees, पेज नंबर 26 में है नहीं पे आप बताइए 13,68,760 13 lakhs 68,360 13,68,760 लिख लीजिए भाई जी। हाँ ये is हमारा concerned, ये हमारा इनकम था he accept that the said amount has been earned by him, but so far as the income gained by the wife is concerned, of 33 lakhs. of 33 lakhs is concerned, it is not in dispute that the said amount has been gained by the wife through her own incomes. The income derived from the assets of the wife cannot be added. कोई जजमेंट बताइएगा, ऑर्डर पास नहीं, जी, जी। डाउनलोड नहीं होगा ये। जी, वो हमको रिकॉर्ड्स भी लगा दिए हैं? वाइफ का इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स भी लगा दिए नहीं, इनकम टैक्स नहीं, आप एक दिखाइए ना जी, कि जी। इनकम ऑफ वाइफ कैन नॉट बी एडेड टू द इनकम ऑफ हस्बैंड। जी वैसे में तो मान लीजिए कि किसी के पास कुछ जमा होगा, कोई पैसा वैसा जमा करके, आप ही का पैसा जमा की होगी, आपकी वाइफ मान लीजिए नहीं। जमा की, और उससे अगर वो शेयर मार्केट में अगर वो शेयर चलाती होगी तो अब उस अमाउंट को भी बोलेंगे कि नहीं ये हस्बैंड का अमाउंट है भाई, जोड़ दिया हम। नहीं, उनका खुद का बिजनेस नहीं बताया मैं, जी। इसलिए आपको एक केसला हाँ। हमको दिखाना पड़ेगा ना इसमें कि द इनकम ऑफ वाइफ कैन नॉट बी एडेड टू द इनकम ऑफ हस्बैंड। जी एक बार हस्बैंड का इनकम वाइफ में जुट जाएगा लेकिन वाइफ का इनकम नहीं जुटेगा। आप केसला देखे नहीं, आप पढ़ के आए नहीं थे, फाइल को ऐसे ऐसे करके आ गए थे। सेटल्ड है इसलिए मैं नहीं सेटल उटल नहीं, बिल्कुल आइए केसला बताइए मेरे को, है ना। I am of the opinion that if the state comes with a plea that this amount belongs to the husband, then some sort of evidence is required to be produced by the state. Otherwise, the income of wife cannot be added to the income of husband. Looking from all the angles, it seems that the impugn order so far it relates to addition of income of wife to the petitioner is concerned is not in accordance with law. Yeah, to the tune of rupees 33 lakh. To the tune of 33 lakhs is not in accordance with law. As such, the part of the order whereby the income of wife has been added to the income of husband while denying the back wages to the petitioner is set aside. Further, the recovery part is also set aside, looking to the fact that the petitioner has worked in the post of assistant engineer during the said period. And so far as the other parts is concerned, that will be intact. The rest of the order is intact as passed, wide order dated 5/7/2021. Mr. Pradhan is directed to file an appropriate return submission along with case law. नहीं, वो केस ला दीजिएगा तभी ऑर्डर फाइनल होगा। जी जी।